अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताया है कि चीन के सख्त इंतबाह और रद्द अमल के बावजूद अमरीकी कानून साजों का एक और वफ्द ताइवान के दौरे पर है। अमरीकी कांग्रेस के 5 रुकनी वफ्द ने ताइवान की सदर साई आंगवेन से मुलाकात की है। इस मुलाकात से मुतालिक कोई बाकायदा एलामिया तो सामने नहीं आया है कि इसमें क्या बातें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं, लेकिन ये खबरें ज़रूर सामने आ रही हैं कि वफ्द के दौरे का जो मकसद है वो ताइवान के लिए अमरीकी हिमायत यकीन दहानी करवाना था। नाज़रीन, चीन ने अमरीकी वफ्द के दौरे के जवाब में दोबारा से अपनाए ताइवान में फिर से जंगी मशकें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। वज़ारत दिफा के तर्जुमान इस बारे में कहते हैं कि ताइवान में बढ़ती मुदाखलत से अमरीकी तकरीबकारी बेनकाब हो चुकी है और वाशिंगटन खित्ते का अमन ख़राब करने पर तुला है। वाज़े भी किया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी जंगी मशकें जारी रखेगी और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों को कुचल देगी। नाज़रीन, किन अमरीकी कांग्रेस के कौन से अरकान हैं जो ताइवान का दौरा कर रहे हैं? चीन अब इलाकों में दोबारा जंगी मशकें शुरू कर रहा है, इस पर क्या होने जा रहा है सारे मामले के ऊपर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के 12 रोज बाद कांग्रेस का एक और वफ्द गैर एलानिया दौरे पर इतवार को ताइवान पहुंचा। ताइपे में अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक वफ्द की क़यादत सेनेटर एडवर्ड जॉन मार्की ने की, जो अमरीकी सेनेट में मशरकी एशिया, बहर अल काहिल के खारजी ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी साइबर सिक्योरिटी जैसे ज़ैली कमेटी के सरबराह भी हैं। दीगर अरकान में डेमोक्रेट्स जॉन ग्रैमंडी, कैलिफोर्निया के एलन लुवेंथल, वर्जीनिया के डॉन बेयर और अमेरिकन सामवा से ताल्लुक रखने वाले अमाता कोलमैन शामिल हैं। जर्मन नशियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने पीर की सुबह ताइवान के सदर से मुलाकात में अहम उमूर पर बातचीत की है, ताहम इस हवाले से तफसीलात मीडिया पर शेयर नहीं की गई। अमेरिका की जानिब से हालिया दौरे को ताइवान के लिए अपनी हिमायत की मजीद तौसीक करार दिया गया है, जबकि ताइवान की वजारत खारजा का कहना है कि वफ्द का दौरा ताइपे और वाशिंगटन के माबैन गर्मजोश ताल्लुकात की नई अलामत है। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि ताइवान की सदर और वजीर खारजा जोसेफ फू ने अमरीकी ईवान कांग्रेस के वफ्द को दौरे की दावत दी थी। दूसरी जानिब चीन ने अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के दौरे पर सख्त रद्द अमल देते हुए जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। इनमें जमीनी, समुद्री और फिजाई मशकें शामिल हैं, जो ताइवान की सरहद के करीबी इलाकों में की जा रही हैं। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान ने बयान में कहा कि अमरीकी सियासतदानों को ताइवान के मामले में आग से खेलना बंद कर देना चाहिए। हालिया दौरे ने अमरीकी तखरीबकारी को बेनकाब कर दिया है। ये इलाका चीन का है, इसमें किसी दूसरे को मुदाखलत नहीं दी जा सकती। तर्जुमान वजारत दिफा के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी जंगी मशकें जारी रखेगी और किसी भी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों को कुचल दिया जाएगा। अमेरिका में चीनी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में अमेरिका और ताइवान के दरमियान किसी भी किस्म के सरकारी ताल्लुकात की मुखालफत की गई। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान को अमरीकी हुकूमत की वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। चीन अमरीकी इश्तियाल अंगेजियों के जवाब में ठोस जवाबी इक़दाम करेगा। आलमी खबरें से इदारे की रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की हुकूमत ताइवान को अपना ही एक हिस्सा मानती है। ताइपे के साथ गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से किसी भी सरकारी राब्ते पर एतराज करती है। इससे कबल भी अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी के दौरे ताइवान पर अमरीका को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड किया और बीजिंग ने ताइवान के इलाके में जंगी मशकें की। ताइवान के इशू पर चीन के ताइवानी उमूर के दफ्तर की जानिब से चंद रोज कबल व्हाइट पेपर जारी किया गया था। इस व्हाइट पेपर में वाज़ेह किया गया कि चीन दोबारा पुरअमन इल्हाक के लिए वसी जगह बनाने पर तैयार है, लेकिन किसी भी सूरत में अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। व्हाइट पेपर के मुताबिक चीन ताकत के इस्तेमाल को तर्क नहीं करेगा और तमाम जरूरी इक़दाम करने का हक महफूज रखता है। अलहदगी पसंदों या बैरूनी कुव्वतों ने चीन की सुर्ख लकीरें उबूर की तो इस इश्तियाल अंगेजी पर चीन सख्त इक़दाम करने के लिए मजबूर होगा। इससे कबल चीन की जानिब से ताइवान पर अपने मौक़िफ़ से मुतालिक व्हाइट पेपर 21 साल कबल जारी किया गया था। अमेरिकी वफ्द के हालिया दौरे से एक मरतबा फिर चीन और अमेरिका में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। बात कर लेते हैं जी इस पे हुमायूं खान साहब से, सीनियर तज्जियाकार मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं खान साहब। जी वालेकुम सलाम।
हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा हुमायूं साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि बार बार चाइना की जानिब से कहा गया कि आग से मत खेलिए, रेड लाइन जो है उसको क्रॉस मत कीजिए, क्यों किया जा रहा है फिर ये सब कुछ अमेरिका की जानिब से? देखें, वैसे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसके ऊपर दुनिया के तकरीबन बेतहाशा ममालिक जो हैं वो अपनी पॉलिसी का इजहार कर चुके हैं कि कर वो चुके हैं। ताइवान को चाइना का एक हिस्सा समझते हैं। ताइवान ताइवान जो है चाइना का एक प्रोविंस है। वन चाइना पॉलिसी, जिसका हम बहुत अरसे से आपके प्रोग्रामों में भी जिक्र कर चुके हैं, बहुत सारे और जगहों पे भी, उसके ऊपर जो ये प्रोवोकेटिव किस्म का, और जिसके ऊपर आज जो है जो उनकी ईस्टर्न थिएटर कमांड है, उन्होंने जिक्र किया कि एक एम्बुश विजिट है। अगेन 12 दिन गुजरे हैं, जिससे पहले हम पिछला पूरा हफ्ता इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं कि नैन्सी पेलोसी ने एक विजिट किया। उसका कोई फायदा जो है ना तो ताइवान की आवाम को हुआ, ना चाइना मेनलैंड जो है उसको हुआ, ना पूरी ईस्ट एशिया के अंदर हुआ। बावजूद उसके कि दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो कि रशिया और यूक्रेन का है, जिसमें एनर्जी से रिलेटेड मसले बन रहे हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड मसले बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है नैन्सी पेलोसी ने एक विजिट किया, मामलात को खराब किया। उसके बाद हमने देखा कि उसके 12 दिन के बाद एक 5 रुकनी वफ्द जो है, एड मर्की जो कि बेसिकली डेमोक्रेट हैं, और फिर 5 और जो ऐसे उनके साथ लोग शामिल थे, जिनमें से 4 डेमोक्रेट हैं और 1 रिपब्लिकन है, उनका विजिट ये था। उसकी जो मुझे जो समझ आती है वो यही है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो बेसिकली अपनी गिरती हुई जो पॉपुलैरिटी है उसको मिड टर्म इलेक्शन से पहले कोई दिलासा देना चाह रहे हैं, और दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है जमहूरियत के साथ हैं। अब जमहूरियत की भी बहुत मजे की डेफिनेशन ये है कि अगर नैन्सी पेलोसी या यूएस कांग्रेस जो है वो जमहूरियत के साथ है, तो वो इराक के अंदर जमहूरियत को फरोग दे, सीरिया के अंदर दे, और एक अफगानिस्तान के लंबी अंदर लिस्ट दे। है उन ममालिक की जी। जहां अगर अमेरिका चाहे तो ये कर सकता है, लेकिन ज़रा मुझे ये फिर बता दीजिएगा हुमायूं साहब कि अमेरिका असल में चाह क्या रहा है? कहा यह गया है कि जी ताइवान के लिए हम अपनी हिमायत की मज़ीद तौसीक जो है वो करना चाहते हैं। किस चीज़ पर ये हिमायत है, कैसी तौसीक, ये ज़रा हमें समझा दीजिएगा हुमायूं साहब। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा सा ये जानने की आपको जरूरत है कि सामईन के लिए और हमारे नाजरीन के लिए कि अमेरिका की जो पॉलिसी है विज़ावी मेनलैंड चाइना और ताइवान के ऊपर, वो ये है कि ताइवान अमेरिका अफगानिस्तान इसका चाइना का हिस्सा है। तो हम बहुत सारे इश्यूज का जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए सॉरी फॉर दिस स्लिप ऑफ टंग। वो ये कहते हैं कि देयर इज ओनली वन चाइना व्हिच इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान उसका हिस्सा है। उसके साथ उन्होंने जो है ना एक जॉइंट कम्युनिके साइन किया, बल्कि एक नहीं 3 किए हैं। उसके बाद जो है उनके मुख्तलिफ जो है पिछले चंद 25-30 सालों में ऐसे पॉलिसी के वो हैं जिसके मुताबिक ताइवान चाइना का हमेशा से हिस्सा रहा। उसके बाद उन्होंने एक और जो है ना ताइवान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसको ताइवान रिलेशंस एक्ट कहते हैं। उसमें वो कहते हैं कि हम ताइवान को मानते नहीं है चीन का हिस्सा, उसकी डिप्लोमेटिक जो है पोजीशन भी कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको मिलिट्री एड देते रहेंगे। ये किस लिए उन्होंने किया? ये बेसिकली जो बिगर जियो पोलिटिकल डिवाइड जो जिसका हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं, उसमें ये चाहते हैं कि चाइना को हमेशा चेक करने के लिए कोई ऐसे चीजें की जाएं कि वो उसकी प्रोग्रेस स्लो हो जाए, उसके ऐसे मामलात हों जिसमें ताइवान को दुनिया के अंदर जो है रिकग्निशन मिले, और चाइना को जो है उसकी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो किया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे और एग्रीमेंट्स भी किए। उन्होंने क्वाड का एक एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने ऑकस का एक एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने एशिया पैसिफिक के अंदर और बहुत सारे ऐसे मामलात किए जिसका अभी मैं थोड़ी देर में और भी जिक्र करूंगा। मिलिट्री एक्सरसाइजेज उन्होंने शुरू कर दी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के साथ मिलकर उन्होंने की। तो ये ऐसे तमाम वो मौके हैं जिसमें वो ये चाह रहे हैं कि एक तो जो डेमोक्रेट्स की गिरती हुई जो पॉपुलैरिटी है उसको किसी तरह पॉपुलर सपोर्ट में अपने यहाँ किया जाए, उसके बाद इलेक्शन से उनका पहले पहले इलेक्शन से पहले पहले, और उसके बाद वो चाहते हैं कि एनिमी नंबर 1 जो है वो चीन को बड़े अरसे से डिक्लेयर कर चुके हैं। अपने जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका जो क्वाड्रेनल रिव्यू डिफेंस रिव्यू आता है, उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आती है, उसमें वो चीन को अब जो है ना अपना एक एनिमी साबित कर चुके हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज देयर इज एनफ रूम फॉर एवरीबॉडी। लेकिन बावजूद इसके वो चाहते हैं कि अब आइंदा आने वाली जो किसी किस्म की भी कोई जंग होगी वो चीन के साथ करेंगे, जिसका उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और पूरी दुनिया को होगा।
पूरी दुनिया को नुकसान होगा, मैं उसकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन अभी कुछ हम बात कर लेते हैं चीन के अभी तक के रिएक्शन पर। अच्छा, हमने ये देखा आज भी बहुत सारी जगहों पर ये बात हो रही थी इस खबर के सामने आने के बाद कि चीन ने जो पहले रिएक्शन दिया था वो भी यही था कि आप आग से मत खेलें, और उसके बाद मैक्स ये हुआ कि ये जो फौजी मशकें हैं ये शुरू कर दी गई थी, और अभी भी हम कुछ ऐसी ही चीज़ देख रहे हैं। ये मामला ऐसे ही रहेगा, विजिट्स किए जाते रहेंगे अमेरिकन की जानिब से ताइवान के, और बस मशकों तक ये मामला रहेगा। हम खुद भी नहीं चाह रहे हैं कि मामला बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताइवान के अंदर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है वो भी कम हो जाए ना सर, लेकिन ये नहीं हो रही है। तो क्या रिएक्शन एक्सपेक्टेड है अब की दफ़ा चाइना की जानिब से? देखें, जिस तरह हम 2-3 दिन पहले हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी और हमने चीन जी का एक वाइट पेपर जो ताइवान की रीयूनिफिकेशन के ऊपर था, उन्होंने, और ये तीसरा वाइट पेपर था, पहला 1993 में आया, फिर 2000 में आया, और ये अब ये 2022 में आया, जी जी जो कि आना नवंबर में था, लेकिन बावजूद जो वजूहात हो रही हैं उसमें ये पहले आ गया। उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली अपनी रेड लाइन डिफाइन की और रिक्वेस्ट की है बाय द वे दुनिया से, और पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, कि आप इन चीजों को समझें। आप ये ना समझे कि हम जो हैं अब वो 2000 वाला चीन है या 1993 वाला चाइना है। हम अभी भी आपको समझा रहे हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ताइवान को सक्सेशनिस्ट उस टेंडेंसीज की तरफ लेके जाए, जिसमें मौजूदा हुकूमत वहाँ की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी जो है, जिसकी मौजूदा सदर वो हैं, जो आज मिली भी हैं इस डेलीगेशन से, सही उनको सही उन्होंने वार्न किया है कि आप सोच लें कि रीयूनिफिकेशन का कितना फायदा आपको होगा। 23 मिलियन जो चाइना का प्रोविंस ताइवान है उसको, और 1.4 बिलियन मेनलैंड के जो लोग हैं, अगर वो मिलके प्रोग्रेस करते हैं तो उसका पूरी दुनिया का फायदा होगा। हमने देखा कि चाइना ने 700 से 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से पिछले चंद सालों में निकाला। निकाला। उसकी प्रोग्रेस पूरी दुनिया के साथ है। उसकी डेवलपमेंट का जो मॉडल है, बेल्ट एंड रोड के मॉडल को आप देख लें, तो इन सारी चीजों से वो बता रहे हैं, और उसके साथ तंबीह भी उन्होंने की है कि आप हमारी रेड लाइंस को मत छेड़ें। जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि अगर आप आग से खेलेंगे तो आप जल जाएंगे, लेकिन बावजूद उसके कि ये दूसरा विजिट है, चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जी एयरफोर्स, जी नेवी जो है, वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है। वो ये नहीं चाहती कि दुनिया इस वक्त एक और जो है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाए। इस वक्त रशिया और जो है यूक्रेन के क्राइसिस की यूक्रेन वजह का। से और इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की वजह से मामला खराब हो रहे हैं। तो लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब तक तो जो है वो चीनी गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेगी, लेकिन ठीक है। हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, मामलात चूंकि खराब हो रहे हैं तो मामलात जहां भी जब भी खराब होते हैं उसका एक ही हल होता है कि उनको मुज़ाकरात के जरिए से जो है वो बेहतर किया जा सके, हल किया जा सके। आपको लगता है कि 2 माह पहले एक वीडियो लिंक, एक मीटिंग हुई थी दोनों के दरमियान, जो एक मुलाकात हुई थी वीडियो लिंक के जरिए, वैसा कुछ मामला दोबारा से हो सकता है? वैसा कोई राब्ता होना चाहिए? कुछ चांसेस मौजूद है कोई बातचीत हो सके, या आपको लग रहा है कि नहीं, चूंकि जानबूझ के उकसाया जा रहा है चाइना को कुछ ऐसा स्टेप लेने पर, तो ये मामला बातचीत की तरफ नहीं जाएगा? मेरा अमेरिका ख्याल नहीं है, जाएगा एटलीस्ट। मेरी मेरी जाती राय में ये इसका जो इस क्राइसिस को जिस तरह एस्केलेट किया जा रहा है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो प्रेसिडेंट बाइडेन के अंडर आ रही है, उन्होंने खुद अभी तक जो है कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उसके उसके साथ वो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो उनकी है, जिसमें नैन्सी पेलोसी जिसको रिप्रेजेंट कर रही थी, और अब उसके बाद ये एक डेलीगेशन गया, वो दे आर टेस्टिंग द वाटर्स कि हम जो है हमारी ऑफिशियल पॉलिसी तो अभी तक वन चाइना पॉलिसी की है, और चूंकि हमारी हुकूमत इस तरह की है जिसमें सारी ब्रांचेस इंडिपेंडेंट होती हैं, तो हम, ये हमारा कसूर नहीं, हम अभी भी ऑफिशियल पॉलिसी के ऊपर है। लेकिन वो उन रेड लाइंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक वो चाइना को ले जाएं। लेकिन अभी भी, जिस तरह आपका सवाल था, मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद जो कैलकुलेशन है, जो अमेरिकी सदर के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, जो उनके डिफेंस डिपार्टमेंट के एडवाइजर हैं, वो शायद उनको कोई ऐसी तंबीह कर दें कि चाइना की इन रेड लाइंस को क्रॉस ना किया जाए। आपने जो वाटर टेस्ट करने थे वो कर लिए, आपने शायद इलेक्शन के लिए अपने जो हरबे इस्तेमाल करने थे वो कर लिए, और उससे शायद आपको कुछ बेहतरी भी मिल जाए। लेकिन अब इस नहज पे आप ताल्लुकात के लिए हैं कि आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी। आपने 2.5 घंटे की बात की, उसमें आपने अपना मौकफ किया, और फिर आपने चाइना के मौकफ की भी तायीद की। तो हाँ अब जो है हालात खराब हो रहे हैं, इसलिए उसको रिवर्स करें। मुझे लग यही रहा है कि ये टेस्टिंग द वाटर्स है। कुछ दिनों के बाद शायद हम यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसकी तरफ से हम कुछ ऐसे सिग्नल्स देखें जिसमें शायद इसको डी एस्केलेट किया जाए।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور اسی امید کے ساتھ میں آپ کو تھینکس بھی بول رہی ہوں. آئی ہوپ کہ جب ہم نیکسٹ بات کر رہے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے کسی نہ کسی طرف ہمیں بہتری کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا. مجھے میرے پینل کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ہمیں بریک لینی ہے. اب بریک کے بعد جب میں آپ سے مل رہی ہوں گی تو مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اچھی نیوز. آپ جو سوشل میڈیا پر تو ایک ٹرینڈ بنی ہوئی ہے, لیکن بہت سارے ہمارے ویورز جو ہیں شاید وہ نہیں جانتے ہوں گے, ان کے لیے اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہوں گے. سو اسٹے ٹیون, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. نیا ہے جذبہ, نئی ہے امنگ, خبر کے ساتھ اس پر ہو اظہار خیال. دیکھنی ہوگی درآمد سے برآمد تک کی صورتحال. کون سی کرنسی ہے اپ, کون سی ڈاؤن. معاشی خود انحصاری کیسے حاصل کی جائے. رکھتے ہیں نظر ریئل اسٹیٹ سے لے کر کموڈیٹیز کے اتار چڑھاؤ تک. بزنس کی ہوگی بات ماہرین کے ساتھ. دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں. عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بریک کے بعد جب ہم مل رہے ہوں گے تو مجھے پاکستان کے حوالے سے آپ سے ایک بہت بڑی بہت اچھی خبر جو ہے وہ شیئر کرنی ہے. یہ خبر ہمارے پاس آئی تھی کل چونکہ ہمارا شو نہیں ہوا تھا تو ہم نے سوچا کہ آج آپ سے یہ خبر ہمیں ضرور اور ضرور شیئر کرنی ہے اس پروگرام کے اندر. خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ملکی سطح پر تیار کی گئی جو پہلی الیکٹرک کار ہے وہ نمائش کے لیے پیش کر دی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم, پاکستانی جامعات, یونیورسٹیز اور پرائیویٹ شعبے کے جو تعاون ہے اس سے تیار کی جانے والی یہ میڈ ان پاکستان الیکٹرک کار, اس کی تقریباً رونمائی جو ہے کراچی میں ہوئی. اس گاڑی کو پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. ناظرین, بجلی سے چلنے والی کار کو نور E75 کا نام دیا گیا ہے. 75 کیوں کہ 75 ظاہر ہے ہماری سالگرہ تھی پاکستان کی, 75 ایئرس ہو گئے ہیں ہماری آزادی کے اس جشن کو, تو اسی حوالے سے اس کا نام بھی رکھا گیا ہے. لیکن یہ جو کار ہے عوامی فروخت کے لیے اس کی جو بکنگ ہے اس کا آغاز 2024 میں ہو رہا ہوگا, 2024 میں ہو رہا ہوگا. یہ گاڑی جو ہے یہ ماحول دوست ہے. مزید اس میں کیا خصوصیات ہیں اس پر آج ہمارے پاس ایک اسپیشل رپورٹ ہے. یہ رپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. پاکستان نے ٹیکنالوجی کے میدان میں اہم سنگ میل عبور کر لیا. ملکی سطح پر تیار کی جانے والی پہلی الیکٹرک کار پیش کر دی گئی. یہ کار اوورسیز پاکستانیوں کی تنظیم, پاکستانی جامعات اور نجی شعبہ کے تعاون سے تیار کی گئی ہے. کار کا بیٹری پیک کراچی کی NED یونیورسٹی میں تیار کیا گیا ہے. الیکٹرک کار 220 وولٹ بجلی کے کنیکشن سے 8 گھنٹے میں چارج ہو کر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے 210 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے گی. فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر خورشید قریشی کے مطابق اس کار کی تجارتی پیمانے پر پیداوار کے لیے سیریز A, B اور C راؤنڈز کی فنڈنگ کے ذریعے سرمایہ حاصل کیا جائے گا. کار جیکسری کی برانڈ کے نام سے لانچ کی جائے گی. ابتدائی پروٹوٹائپ 5 سیٹوں کی گنجائش والی کار ہے. اگلے مرحلے میں اسے سیڈان کی شکل دی جائے گی اور الیکٹرک SUV گاڑیاں بھی تیار کی جائیں گی.
गाड़ियों के लिए चार्जर सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक कार नूर E75 के तमाम सिस्टम्स पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। कार का डिजाइन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने तैयार किया है। इस अजीम कारनामे पर इंजीनियरिंग, ऑटो सेक्टर्स के अलावा बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मेड इन पाकिस्तान कार मुतारिफ कराने पर डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी की काविशों और उनकी टीम को खराजे तहसीन पेश किया गया। इस गाड़ी की फरोख्त के लिए बुकिंग का आगाज 2024 के आखिर में किया जाएगा। जदीद फीचर्स पर मुश्तमिल इलेक्ट्रिक कार एक्सपोर्ट भी की जाएगी। डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी के मुताबिक इस वक्त आलमी ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इनकलाब आ रहा है। पाकिस्तान ने भी इस इनकलाब की जानिब पहला कदम उठा लिया है। आइंदा 5 साल में ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के तमाम मुआशी चैलेंजेस का खात्मा कर देगा। पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार की बड़े पैमाने पर पैदावार से माहौल के तहफ़्फ़ुज़, ईंधन की दरामद पर खर्च होने वाले ज़र मुबादला की बचत होगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कारों की टेक्नोलॉजी में तरक्की याफ्ता मुल्कों के हम पल्ला होगा और इलेक्ट्रिक कारों की टेक्नोलॉजी पर दस्तरस से पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की मंजिल आसान होगी। खबर आपने देखी। अब आगे बढ़ते हुए बरतानी हुकूमत का जिक्र कर लेते हैं, जिसने मुल्की सरहदों पर पहुंचने वाले मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने के मंसूबे पर तेज़ी से अमल दरामद के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। हुकाम कहते हैं कि ये जो मंसूबा है, इस ऐलान के बावजूद मुहाजिरीन की तादाद में कमी देखने को नहीं मिल रही है। तारिकीन वतन की एक बहुत बड़ी तादाद छोटी छोटी कश्तियों के जरिए बरतानिया का रुख कर रही है। नाज़रीन, बरतानवी हुकूमत की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि उनकी जानिब से अप्रैल में बरतानिया में जो सियासी पनाह की दरख्वास्त देने वाले हैं, उनको अफ्रीकी मुल्क रवांडा पहुँचाने और दरख्वास्त मंजूर होने तक उन्हें वहीं रखने का मंसूबा सामने आया था। इसी हवाले से मुहाजिरीन को लेकर जाने वाली जो पहली फ़्लाइट है वो जून में तैयार भी थी, लेकिन यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक के आखिरी वक्त में दिए गए फैसले पर इस परवाज़ को उड़ान भरने से पहले ही रोक दिया गया था। बरतानवी हुकूमत तमाम तनकीद को बलाए खातिर रख रही है और इस मंसूबे पर मुसलसल काम कर रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन उनके पार्टी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद अब जो 2 अरकान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी इसी प्लान की हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। यानी जो लोग भी यहाँ पर आ रहे होंगे उन्हें रवांडा भेजा जाएगा। लेकिन इनको रवांडा क्यों भेजा जा रहा है? क्या अफ्रीकी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में मुहाजिरीन को पनाह देने के लिए इक़दाम भी किए गए हैं? इस बारे में हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है। ये पैकेज आपको दिखा है। बरतानवी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले मुहाजिरीन की आमद रोकने के लिए कोशां है। छोटी कश्तियों के जरिए बरतानवी साहिल पर पहुंचने वाले तारकीन वतन को रवांडा मुंतकिल करने के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। 130 तारकीन वतन रवांडा मुंतकिल करने वाली इब्तदाई फहरिस्त में शामिल थे, जो कि अब कानूनी जंगों में फंस कर रह गए हैं। जून में 7 पनाह गुज़ीनों को स्पेशल परवाज से रवांडा मुंतकिल किया जाना था, जो कि यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक के आखिरी वक्त में दिए गए फैसले पर रोक दी गई थी। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक ने खबरदार किया था कि जिन मुहाजिरीन को जबरी तौर पर रवांडा भेजा जा रहा है, उन्हें वहां हकीकी किस्म के खतरात लाक हैं, इसलिए ऐसा न किया जाए। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने मंसूबा जारी रखने का ऐलान किया था। एक और मसला जो ज़ेरे बहस है वो रवांडा में पनाह गुज़ीनों के लिए नामुनासिब इंतजामात हैं। अब तक रवांडा में बरतानिया से भेजे जाने वालों के लिए सिर्फ एक हॉस्टल कायम किया गया है, जिसमें सिर्फ 100 अफराद की गुंजाइश है, जबकि बरतानवी हुकूमत हजारों की तादाद में मुहाजिरीन को भेजे जाने का प्लान रखती है। इस पॉलिसी को न सिर्फ इंसानी हुकूक की तंजीमों, पनाह गुज़ीनों के लिए काम करने की तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा और यहाँ तक कि तख्त के वारिस शहजादा चार्ल्स की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। तारिकीन वतन की हैसियत से मुताल्लिक सितंबर के अवाइल में लंदन हाई कोर्ट में बरतानवी हुकूमत कानूनी चैलेंज का सामना भी करेगी, जिसमें इस बात पर बहस की जाए कि वांडा की पॉलिसी नाकाबिल अमल और गैर इखलाकी है। हर साल यूरोप के मरकजी हिस्से से हजारों तारिकीन वतन और मुहाजिरीन इंग्लिश चैनल को छोटी कश्तियों के जरिए अबूर करके बरतानिया का रुख करते हैं। गुज़िश्ता बरस 28,000 तारिकीन वतन और मुहाजिरीन बरतानिया पहुंचे थे। हुकूमत को उम्मीद है कि ये स्कीम पनाह के मुतलाशियों के इंग्लिश चैनल को अबूर करने की हौसला शिकनी करेगी, लेकिन मंसूबे के ऐलान के इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले मुहाजिरीन की तादाद में कमी नहीं,
बल्कि इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ 1 अगस्त को पनाह के लिए 696 मुहाजिरीन बरतानिया पहुंचे थे। हुकाम का कहना है कि रवां साल के इख्तिताम तक रिकॉर्ड 60,000 पनाह गुज़ीन बरतानिया पहुंच सकते हैं। रवां बरस अप्रैल में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इस मंसूबे का ऐलान किया था। बोरिस जॉनसन के पार्टी सदारत से मुस्ताफी होने के बाद वज़ारत उज़्मा के आखिरी 2 उम्मीदवारों लिज ट्रस और ऋषि सुनाक ने भी मंसूबे की हिमायत का ऐलान कर रखा है। बरतानवी हुकाम का कहना है कि मंसूबे से इंसानी स्मगलरों के कारोबारी मॉडल को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों पनाह की मुतलाशी सफर के दौरान हलाक या लापता हो जाते हैं। इक़दाम किए जा रहे हैं, रोकने के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है तारकीन वतन की वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब लेट्स सी कि जो रवांडा भेजने वाला फ़ैसला है, अगर इस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है नए वज़ीर आज़म के आने के बाद बरतानिया के अंदर, तब क्या सिचुएशन रहती है। आगाह हम आपको करते रहेंगे। अभी हमें आपको आगाह करना है अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, जिसने म्यांमार में होने वाले मज़ालिम पर एक सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में नाज़रीन इंकशाफ ये किया गया है कि इस मुल्क में मुनज़्ज़म तरीके से इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब हो रहा है। नाज़रीन, म्यांमार में जारी तनाज़ात ख़वातीन और बच्चों को बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्लह ग्रुपों के अरकान रेप समेत जिनसी और सनफी जराइम के मुर्तकब पाए गए हैं। UN रिपोर्ट ये कहती है कि इस बात के काफ़ी सबूत मिले हैं कि गुज़श्ता साल फरवरी में म्यांमार की हुकूमत का तख्ता उलटने और मुल्क पर फ़ौज के कब्ज़े के बाद से जराइम का इर्तिकाब किया गया है। हज़ारों लोगों की गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जबकि 2000 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इस सालाना रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं और इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद क्या म्यांमार में सिचुएशन बदल पाएगी, सूरत हाल बेहतर हो पाएगी, ये मज़ालिम रुक पाएंगे, सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार में मुनज़्ज़म तरीके से इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब जारी होने की रिपोर्ट जारी कर दी। इस सालाना रिपोर्ट में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म फॉर म्यांमार के मुरतब करदा शवाहिद का खाका पेश किया गया है। म्यांमार में जारी तनाज़ात ख़ातीन और बच्चों को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। आलमी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेज और मुसल्लह ग्रुपों के अरकान रेप समेत जिनसी और सिनफी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि म्यांमार में बच्चों पर तशद्दुद किया गया, उन्हें जबरन भर्ती किया गया और गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया और उनके साथ वो सलूक किया गया जो उनके वालिदैन के साथ करना मकसूद था। तफ्तीशी मैकेनिज्म के सरबराह निकोलस कोमजियान ने जमा की गई तफसीलात के बारे में कहा कि खातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम सबसे संगीन बैनुल-अक़वामी जराइम में से हैं, लेकिन तारीखी तौर पर इनकी कम ही रिपोर्टिंग की जाती है और इनकी तफ्तीश भी नहीं की जाती और म्यांमार में ये सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। अशात के मुताबिक इस बात के भी काफी इशारे मिले हैं कि गुज़िश्ता साल फरवरी में म्यांमार की रहनुमा ऑंग सान सूची की हुकूमत का तख्ता उलटने और फौज के कब्जे के बाद से म्यांमार में मुनज़्ज़म हमलों की शक्ल में बड़े पैमाने पर जराइम का इर्तिकाब किया गया है। फौज के मुल्क पर कब्जे के बाद से अब तक 21,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और 15,000 से ज्यादा अफराद हिरासत में हैं। रिपोर्ट में म्यांमार की फौज की तरफ से 25 जुलाई 2022 को 4 अफराद को दी गई फांसी की सजा का जिक्र भी शामिल है। इस इक़दाम के बाद म्यांमार में तकरीबन 50 साल से गैर फाल मौत की सजा दोबारा फाल हो गई है। आलमी इदारे का ये ताज़ा तरीन तज्जिया रखाइन रियासत में फौज के रोहिंग्या मुसलमान कम्युनिटी के क्लियरेंस ऑपरेशन की 5 साला यादगारी तकरीब से सिर्फ 2 हफ्ते कबल जारी किया गया है। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की रखाइन रियासत में कई दिहाइयों से मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक, बेवतनी और हदफ बनाकर किए गए तशद्दुद का सामना रहा है। 2017 में पुरतशद्दुद हमलों के बाद तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या अफराद बेघर हुए थे, जिनमें 4 लाख से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। बांग्लादेश फरार होने पर मजबूर हो गए थे। मुल्क बदर या जबरदस्ती बेघर होने वाले ज्यादातर रोहिंग्या अब भी पनाह गुज़ीनों के या अंदरूनी तौर पर बेघर अफराद के कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। रोहिंग्या मुस्तकिल तौर पर म्यांमार में महफूज और बावकार वापसी की अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के रहनुमा कोमजियान का कहना है कि ये मकसद उस वक्त तक हासिल करना बहुत मुश्किल होगा जब तक कि उनके खिलाफ होने वाले मजालिम के लिए जवाबदेही और इन जराइम के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अफराद के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल जी, ये जो फुटेजेस, ये जो चीज़ें, विजुअल्स जो हमने आपको दिखाए हैं, मेरे ख्याल में ये जो बहुत सारी आलमी तंजीमें हैं इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वालों की, उनके भी एक लम्हे फ़िक्रिया है कि इतनी सारी एफ़र्ट्स के बावजूद, और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के लिए जिसकी कोशिश ये रहती है, जिसकी जानिब से दावे ये किए जाते हैं कि उसका सारे का सारा काम जो है वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए है। तो म्यांमार की जो सिचुएशन है, इस पर सिर्फ एक रिपोर्ट जारी कर देना काफ़ी नहीं है। इस पर सारे जो ममालिक हैं उनको इकट्ठे होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। और यहाँ के जो लोग हैं, मैं मुसलमानों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये इंसान है, कोई भी इंसान जो उसका मज़हब बाद में आता है, इंसानियत पहले है। तो इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए अगर इनके साथ इंसाफ किया जाए तो ये सारी सिचुएशन ख़ास तौर पर जो बच्चों के साथ इसमें रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई है, ये रोकी जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। इसको रोका जाना चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि हम में से सभी के घर में बच्चे मौजूद हैं, और जब बच्चों के साथ ऐसा सलूक हो रहा होता है तो कोई भी जो दिल रखने वाला इंसान है उसके लिए ये सारी चीज़ें देखना, सुनना, महसूस करना बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहरहाल जी, एक और अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में, उसके बारे में आज हमें आपको रिपोर्ट करना है। वाक़या यूँ हुआ कि गिरजा घर में आग लग गई और इसमें 41 कीमती जानें जो हैं वो चली गईं। इस अफसोसनाक वाक़े में 50 से ज़्यादा अफराद जो हैं ज़ख्मी भी हुए हैं। मिस्री हुकाम कहते ये हैं कि चर्च में होने वाली जो हफ्तावार दुआया तकरीबात थी वो जारी थी, जिसमें तकरीबन 5000 अफराद शरीक थे। मिस्र की वजारत सेहत ने बताया कि आग लगने की वजह से भगदड़ मच गई थी, जो ज़्यादा हलाकतों की वजह बनी। इस वाक़े को हालिया बरसों में आतिशज़दगी के बदतरीन सानहात में से एक तस्वुर किया जा रहा है। नाज़रीन, गिरजाघर में आग लगने की तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, या आग लगी किस तरह से है, मज़ीद क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट में समझी हैं, आपको दिखा रहा है। मिस्र के शहर जेजा में गिरजाघर में आग लगने से 41 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ये वाक़या जेजा शहर में पेश आया, जहां दुआया तकरीब में 5000 अफराद शरीक थे। हलाक होने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक आग लगने से चर्च का दाखिली रास्ता बंद हो गया, जिसके नतीजे में भगदड़ मच गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि लोग तीसरी और चौथी मंजिल पर जमा हो रहे थे और हमने दूसरी मंजिल से धुआं आते देखा। इसके बाद लोग सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए दौड़ पड़े और एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। वाक़े पर वज़ीर सेहत ने कहा कि आग लगने के बाद भगदड़ मची, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफा हुआ है। वज़ारत दाखिला ने तस्दीक की कि फ्रांसिक शवाहिद से पता चलता है कि आग चर्च की इमारत की दूसरी मंजिल पर वाक़े एयर कंडीशनिंग यूनिट में लगी, जहां समाजी खिदमात का दफ्तर भी मौजूद है। आर्म न्यूज के मुताबिक मिस्र का दूसरा बड़ा शहर जेजा काहिरा से दरियाए नील के बिल्कुल पार वाक़े है और यहीं तारीखी अहराम मिस्र वाक़े हैं। मिस्र की मजबूरी आबादी में ईसाइयों की तादाद 10% के करीब है। मिस्री सदर ने एक ट्वीट में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं इन बेगुनाह मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ जो इबादत गाह में अपने रब के साथ थे। गवर्नर ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 50,000 मिस्री पाउंड की फौरी इमदाद और जख्मियों के लिए 10,000 पाउंड इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मिस्र के चर्च में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की तरफ से सदर आसिसी और लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। चर्च में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में मिस्र के अवाम के साथ हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र में अक्सर खस्ता हाल और नाकिस ढांचे के बायस हालिया बरसों में मुहलिक आतिशज़दगी के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। मार्च 2021 में काहिरा के एक मशरकी मुज़ाफ़ाती इलाके में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगने से कम अज कम 20 अफराद हलाक हुए थे। 2020 में 2 मुख्तलिफ अस्पतालों में आग लगने के वाक़यात पेश आए, जिनके नतीजे में कोविड-19 के मर्ज में मुब्तला 14 अफराद हलाक हुए थे। रवा माह के पहले हफ्ते में भी मशरकी काहिरा में एक और चर्च में आग लग गई, ताहम इस वाक़े में कोई हलाकत या जख्मी नहीं हुआ था। मैक्सिको का रुख कर रहे हैं, जिसका सरहदी इलाका है सिवदाद जुआरेस। उसकी जेल में मुसल्लह गिरोहों के दरमियान हंगामा आराई हुई है। 2 कैदियों के हलाक जबकि 20 के करीब जख्मी होने के इत्तलात आ रही हैं। तशद्दुद का जो सिलसिला है जल्दी जेल से बाहर भी फैल गया और मुबैना तौर पर मुसल्लह गिरोहों के अरकान ने कारोबारी मराकज़ जो हैं उनको आग लगाने के साथ साथ फायरिंग भी शुरू कर दी।
इन हमलों में दीगर 9 अफराद भी गोलियां लगने से हलाक हो गए, यानी जेल से बाहर भी लोग जो है वो मरे हैं इसमें, और एक बच्चा भी इनमें शामिल है। ज़्यादा अफसोस की बात यह है रियासत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो ये कहते हैं कि 10 मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। नाज़रीन, मैक्सिको की जो ताकतवर ड्रग माफिया है जिसके हवाले से हम अक्सर आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ मुसल्ला गिरोह जो हैं उनके इस ड्रग माफिया के वो अपने इलाकों के दिफा और इंतकामी कार्रवाइयों के लिए असलहा जो है उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, इंसानी जानें लेते हैं। मुसल्ला गिरोहों का अपनी दहशत फैलाने के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना जो है यहाँ कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई पहला वाक़या नहीं है। गुज़श्ता साल जून में भी रियासत रेनोसा जो है उसके सरहदी इलाके में 14 मासूम लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो इस बार ये जो वाक़या पेश आया है जिसमें एक बच्चा भी मारा गया है, जो भी मैंने आपको बताया, इसकी वजह क्या बनी है, तफसीलात क्या सामने आई है, किस तरह से ये सी चीज़ जेल से बाहर निकलकर आम जो एक बाज़ार है, मार्केट है, वहाँ तक चली गई, ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। मैक्सिको के सरहदी इलाके की जेल में मुसल्ला गिरोहों की मुबैना हंगामाराई से 2 कैदी हलाक और 20 अफराद जख्मी हो गए। तशद्दुद का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि जेल के बाहर शहरों की सड़कों पर फैल गया, जहां मुसल्ला गिरोहों के अरकान ने दुकानों कारोबारों को आग लगाने के साथ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में रेडियो के 4 मुलाजमीन समेत 9 अफराद हलाक हो गए। रियासत चिवावा के अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फायरिंग से एक बच्चा भी जख्मी हुआ, जो कि अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। हलाक होने वाले अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि तशद्दुद में मुलव्विस 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। विफाकी हुकूमत का कहना है कि रियासती जेल के अंदर तशद्दुद इस वक्त शुरू हुआ जब जेल में कैद लास मैक्सिकल्स के गैंग के अरकान ने हरीफ चापूस के अरकान पर हमला किया। मैक्सिको के सदर ने भी गैंग वायलेंस के ताज़ा वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये सिर्फ 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम नहीं था, बल्कि इसमें आम मासूम शहरियों को भी गोलियां मारी गईं, जो कि बदकिस्मती की बात है। सिउदाद जुरेज का सरहदी इलाका अमेरिका में दाखिले का एक अहम मकाम समझा जाता है और मुल्क की ताकतवर ड्रग माफिया सरहदी इलाकों में अपना असर व रसूख बढ़ाने और इंतकामी कार्रवाइयों के लिए मुसल्ला गिरोहों का इस्तेमाल करते हैं। हालिया वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब मैक्सिको में चंद माह कबल ही हिफाजती कुव्वतों के ऑपरेशन में एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह के 164 कारिंदे गिरफ्तार करते हुए भारी तादाद में असलहा और गाड़ियां कब्जे में ली गई थीं, जबकि ड्रग कार्टेल के एक बड़े रहनुमा की गिरफ्तारी भी सामने आई है, जिसके रद्द-ए-अमल में मगरबी रियासतों में भी मुसल्ला गिरोहों ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में दुकानों और कारोबारों को आग लगा दी थी। आर्मी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद में इजाफे ने जोरेज में एक दहाई कबल के मुहलिक दौर की याद ताज़ा कर दी है। 2007 में मैक्सिको की हुकूमत के मंशियात के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद इस शहर में तशद्दुद में बेपनाह इजाफा देखा गया था। एक तहकीक के मुताबिक 2007 से 2010 के दरमियान शहर में पुरतशद्दुद हमलों में 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मैक्सिको अमेरिका को गैर कानूनी तौर पर मंशियात बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अमेरिकी हुकूमत को भी मैक्सिकन हुकाम को इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए अरबों डॉलर फराहम कर चुकी है, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं देखी गई। मुल्क की ड्रग माफिया निहायत मजबूत है। हुकूमती एहलकारों, पुलिस और जजेस को भी पैसों के जरिए खरीदे जाने की रिपोर्ट सामने आती रही है, जबकि सच सामने लाने वाले सहाफियों को भी कत्ल करने की खबरें आए रोज खबरों की ज़ीनत बनती हैं। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती एहलकारों की बदउनवानी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मैक्सिको में माफिया का राज खत्म होना मुश्किल बात है। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह के बाद हवा के बगोले तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन कैलिफोर्निया में एक ऐसे बगोले को देखा गया जो आग का बना हुआ था। कैलिफोर्निया के हाईवे 138 के करीब झाड़ियों में लगने वाली आग देखते ही देखते कई 100 एकड़ पर फैलती चली गई और आग के बगोले, जिसे फायरनेडो कहते हैं, को जन्म दिया। आग के ऐसे बगोले गर्म और खुश्क हवा के जंगल के आग के साथ मिलने से बनते हैं और कैलिफोर्निया का खुश्क और शदीद गर्म मौसम ऐसे बगोले पैदा करने में मुआविन साबित होता है। आग बुझाने के अमले के सैकड़ों अरकान में लगी आग को बुझाने की कोशिशें करते रहे,
हाईवे का एक हिस्सा भी ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। स्विट्जरलैंड में माहौलियाती तब्दीली और खुश्कसाली के बायस दरिया में पानी कम हुआ तो एक मुजस्मा साज ने पानी की गुजरगाह में शाही महल्लात पर मुश्तमिल एक पूरा शहर खड़ा कर दिया। फ्रैंकोइस नामी मुजस्मा साज हर बरस पानी कम होने पर दरिया के किनारे मट्टी के मुजस्मे बनाता है। मट्टी के महलों का शहर लोगों को अपनी तरफ मैसूर कर रहा है और आवाम का हुजूम इस खुश्क दरिया के करीब मुजस्मों को देखने पहुंच रहे हैं। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में 4 लाख फूलों से एक बड़ा कालीन तैयार किया गया। मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं वाले इस कालीन की तैयारी में 100 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया और सिर्फ 6 घंटों में इस कालीन को काबिल-ए-दीद बना दिया गया। इस कालीन को हर 2 साल बाद सिटी हॉल के सामने इस तरह के इवेंट का इनाकाद किया जाता है जिसमें कालीन को दीदा ज़ेब बनाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। ताहम कोरोना के बायस कुछ अरसा के लिए ये अमल रोक दिया गया था। यूरोप में शदीद गर्मी की वजह इस बार ऐसे फूलों का इस्तेमाल किया गया है जो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी की एक लाइब्रेरी से किताब हासिल करने वाले शख्स ने 75 साल बाद किताब वापस जमा करा दी कि 89 साल बॉब ने जेम्स जेफेरिस हाई स्कूल की ब्रांच से 1947 में इस किताब का इजरा कराया था। किताब बेहतरीन हालत में है और इसमें इसका असली रेफरेंस कार्ड भी मौजूद है। किताब लेने वाले शख्स का कहना है कि उन्हें हाल ही में अपने घर की तंजीम नौ के दौरान ये किताब दोबारा मिली और वो चाहते थे कि इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे वापस लाइब्रेरी तक पहुंचाया जाए। ऑस्ट्रेलिया की एक चिड़िया घर से फरार होने वाला सुर्ख पांडा 2 दिन के बाद बेहिफाजत चिड़िया घर वापस पहुंचा दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक फरार होने वाला पांडा 2 दिन बाद करीबी पार्क में दरख्त पर पाया गया था। 7 साल पांडे को बेहोशी का इंजेक्शन देकर दरख्त से उतारा गया। इंतजामिया का कहना है कि सुर्ख पांडा की रिहाइश का मुआयना किया जा रहा है ताकि मालूम किया जा सके कि वो कैसे और कहां से फरार हुआ। इस मामले में कैमरे की फुटेज से भी मदद ली जाएगी।